वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत क्या है। मैंने आपको बताया था कि आर्हेनियस ने अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार जब हम अभिकारकों को आपस में मिक्स करते हैं, मिलाते हैं अभिक्रिया कराने के लिए, तो अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराते हैं। इन टक्करों, वैसे तो सारे मॉलिक्यूल, सारे अणु, अभिकारक के सारे अणु एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती। कुछ ही टक्करें होती हैं जिनके फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, और उन टक्करों को हम लोग प्रभावी टक्कर कहते हैं, और बाकी सभी टक्करों को अप्रभावी टक्कर कहते हैं। मैंने आपको समझाया था कि प्रभावी टक्कर का पता कैसे करते हैं। तो एक ऊर्जा एनर्जी फैक्टर था और एक ओरिएंटेशन फैक्टर था। एनर्जी फैक्टर मैंने आपको समझाया था कि अगर अभिकारी अणुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा होगी, कम से कम उतनी ऊर्जा होनी चाहिए, तो अभिकारक के अणु प्रभावी टक्करें करेंगे और उससे उत्पाद बनेगा। ये जो निश्चित ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूं, जो अभिकारक अणुओं के पास होनी चाहिए, इस निश्चित ऊर्जा को हम लोग देहली ऊर्जा कहते हैं। लेकिन अधिकांश अभिकारी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा देहली ऊर्जा से बहुत कम होती है, तो उनको जितना एनर्जी और देना पड़ेगा जिससे उनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाए, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसे EA से प्रदर्शित करते हैं। साथ ही मैंने आपको समझाया था कि इनके ओरिएंटेशन, दिक् विन्यास भी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे ये प्रॉपर अरेंजमेंट है, प्रॉपर दिक् विन्यास है, तो सही तरीके से कोलाइड करेगा और उत्पाद बनाएगा। लेकिन अगर दिक् विन्यास सही नहीं है तो कोलिजन तो होगा लेकिन उत्पाद नहीं बन पाएगा। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जो अभिकारी अणु हैं, अगर उनकी ऊर्जा थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी देहली ऊर्जा से ज्यादा होगी तो प्रभावी टक्करें करेंगे, और जो उत्पाद बनेगा उसे सीधे उत्पाद में ये परिवर्तित नहीं होते, बल्कि बीच में एक और कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित होती है। मतलब पहले अभिकारी अणु ऊर्जा अवशोषित करेंगे प्रभावी टक्कर करने के लिए, है ना। जब प्रभावी टक्कर होगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊर्जा उत्सर्जित करके उत्पाद में परिवर्तित होता है। मतलब एक बार ऊर्जा का अवशोषण और दूसरी बार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यदि अवशोषित ऊर्जा का मान उत्सर्जित ऊर्जा के मान से ज्यादा है तो परिणामी अभिक्रिया जो होगी वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी, और यदि उत्सर्जित ऊर्जा का मान अवशोषित ऊर्जा के मान से ज्यादा है तो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट होगा अभिक्रिया का, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ये हमने समझा दिया था। इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने यहां भी समझाया था आपको कि केवल 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया की दर दोगुनी या दोगुनी से भी अधिक हो जाती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम लोग जो है ताप गुणांक का अध्ययन करते हैं। और ताप गुणांक वही है जो हमने आपको समझाया था कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देना है, तो 10 हमने आपको समझाया था कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक केवल ताप पर निर्भर करता है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब ताप बढ़ा देंगे तो बढ़े हुए ताप पर वेग स्थिरांक और प्रारंभिक ताप पर वेग स्थिरांक के अनुपात को ताप गुणांक कहते हैं। ज्यादातर अभिक्रिया के लिए ये जो ताप हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, और इसके ताप गुणांक का मान 2 से 3 के बीच आता है, क्योंकि अभिक्रिया की दर दोगुनी या 2 गुनी से अधिक हो जाती है। इसको समझने के लिए अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और ऊर्जा के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। और यहाँ पे देखिए, ये है देहली ऊर्जा, और देहली ऊर्जा के बाद जितना भी फ्रैक्शन आएगा वो सभी प्रभावी टक्करें करेंगे और उत्पाद का निर्माण करेंगे। जब हम ताप बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही ताप अगर बढ़ा दिया, तो सभी मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा और ग्राफ थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सभी अभिकारी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा और ग्राफ थोड़ा सा, है ना, यहां मैंने लिखा नहीं, मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर सभी अभिकारी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा और ग्राफ थोड़ा दाईं ओर खिसक जाएगा। थोड़ा सा दाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये दाईं ओर खिसक गया, हाइट कम हो जाएगी लेकिन ये दाईं तरफ चला जाएगा। तो ये ऊपर से जाएगा। तो देखिए पहले इस एरिया में जो अणु आ रहे थे वो प्रभावी टक्करें कर रहे थे, अब इस एरिया में जो अणु आएंगे वो प्रभावी टक्करें करेंगे और ये एरिया पहले वाले एरिया से लगभग 2 गुना या 2 गुना से ज्यादा है। तो इसका मतलब कि अब पहले की तुलना में 2 गुने से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रभावी टक्करें कर रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया की दर, यानी 2 गुने से ज्यादा मॉलिक्यूल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यानी अभिक्रिया की दर पहले वाली T डिग्री सेंटीग्रेड पे अभिक्रिया की दर से 2 गुनी हो जाती है या 2 गुनी से भी अधिक हो जाती है। ताप के प्रभाव को आर्हेनियस ने समझाया। आर्हेनियस के अनुसार वेग अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के ये होता है a e टू द पावर -EA अपॉन RT। k इक्वल्स टू a e टू द पावर -EA अपॉन RT, जहां के वेग स्थिरांक आप समझ रहे हैं। a आवृत्ति, आवृत्ति भाग है। EA सक्रियण ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है। R गैस नियतांक है, इसका मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखा जाएगा और T जो है वो परम ताप है, केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ई जो है स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। अब इसको अगर ई पे जो ये पावर है इसको अगर नीचे उतारना है तो दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। बहुत गौर से समझिएगा मेरी बात को। लॉग अगर ले लिया जाए, लॉग बेस ई के, अब ये देखिए ये हो जाएगा लॉग बेस ई ए, है ना, और a इंटू ई था, देखें a इंटू ई था,
ए इंटू ई, तो लॉग लेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग ई, ये इस पे पावर जो है वो रहेगा। लॉग बेस ए, लॉग बेस ई ए प्लस लॉग बेस ई ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये जो पावर है ये नीचे उतर आएगा, तो लॉग बेस ई के लॉग बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी नीचे उतर आया, और लॉग बेस ई ई की वैल्यू 1। जैसे लॉग बेस 10 की वैल्यू 1 होती, बेस ई की वैल्यू भी 1 होगी। अब यहां पे देखें, बेस ई को बेस 10 में परिवर्तित कर ले तो 2.303 लॉग बेस 10 के, यहां भी वही हाल होगा, 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब 2.303 इसमें से कॉमन ले लिया जाए, तो अगर कॉमन लिया जाएगा तो ये देखिए 2.303 लॉग बेस 10 के, और यहां से 2.303 अगर कॉमन लेंगे तो यहां तो लॉग बेस 10 ए बचेगा, लेकिन यहां बचेगा ई ए अपॉन 2.303 आर टी। देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2.303 का मल्टीप्लाई यही आ जाएगा, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 कट जाएगा, ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा। तो इससे ये फायदा होगा कि ये और ये कट जाएगा, तो इसका दूसरा फॉर्म हो गया लॉग बेस 10 के बराबर लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये समीकरण नंबर 2, पहला जहां शुरू किया था समीकरण नंबर ए। अब ये अगर मिलाया जाए तो ये y, ये mx और ये c, तो एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। यहां पे देखिए m की वैल्यू नेगेटिव में है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c का जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वही ग्राफ बनाएंगे। y एक्सिस पे लॉग बेस 10 के, और इधर कौन सा, x की जगह वेरिएबल टेम्परेचर है तो 1 अपॉन टी। ये ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप में आएगा, और ये जो इंटरसेक्ट होगा ये c लॉग बेस 10 a, और m का मान हो गया माइनस ई ए अपॉन 2.303 r। तो ये ग्राफ बन गया। अब अगर मान लिया लेट कि T1 टेम्परेचर पे वेग स्थिरांक K1 है, और T2 टेम्परेचर पे वेग स्थिरांक K2 है, और T1 से ज्यादा है T2। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे, बढ़ा के चेक कर रहे हैं हम लोग। तो इसी समीकरण 2 से, तो एक बार K1 के लिए निकाल लीजिए, एक बार K2 के लिए। तो लॉग बेस 10 K1 बराबर लॉग बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और लॉग बेस 10 K2 बराबर लॉग बेस 10 A, बेस 10 लिख नहीं रहा हूं तो A बेस 10 है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। ये समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से 4 में से 3 को घटा दें तो लॉग बेस 10 K2 माइनस लॉग बेस 10 K1। तो K2 पहले लिख लिया जाए, लॉग बेस 10 A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, और माइनस K1 है,
तो माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा log बेस 10a और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस EA अपॉन 2.303 RT1, ये और ये कट जाएगा। ठीक, अब देखो EA अपॉन 2.303 R कॉमन है, वो कॉमन ले लीजिए। इसको कैसा लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log बेस 10, K2 ऊपर लिख सकते हैं, K1 नीचे लिख सकते हैं। और यहां से देखिए ये EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लिया। पहले पॉजिटिव वाला लिख ले तो 1 अपॉन T1 पहले माइनस 1 अपॉन T2, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, ये T1 T2, ये T2 माइनस T1। अब T2 ज्यादा है तो T2 में से T1 घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो गया। आई बात समझ में? तो इस फॉर्मूले से हम एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा का कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए इस पे प्रश्न देख लें। देखिए यहां प्रश्न क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 500 केल्विन और 700 केल्विन पर, दो अलग अलग ताप पर क्रमशः 0.02 पर सेकेंड और 0.07 पर सेकेंड, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो EA और A का मान 500 केल्विन पर ज्ञात कीजिए। A का मान 500 केल्विन पे ज्ञात करना है और EA का मान इस डेटा से आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत आसान है। K1 का मान 0.02 पर सेकेंड, K2 का मान 0.07 पर सेकेंड, T1 का मान 500 केल्विन, T2 का मान 700 केल्विन दे दिया। और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो देखो log बेस 10 K2 अपॉन K1 2.303, सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, EA अपॉन 2.303 R क्या था? T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए और सॉल्व कर लिया जाए। तो log बेस 10 K2 मतलब 0.07 अपॉन 0.02, EA आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। ये 2.303, R की वैल्यू 8.314, ये 700 केल्विन माइनस 500 केल्विन अपॉन 500 इंटू 700। देखते हैं क्या आता है। यहां देखिए, यहां log बेस 10 7/2 आ जाएगा। ये देखो ये नीचे वाला कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.15 आता है। ये ध्यान रख लीजिए, 2.303 इंटू 8.314 का मल्टीप्लीकेशन 19.15 आता है। और ब्रैकेट में ऊपर बचेगा 200, नीचे बचेगा 500 गुणे 700। अब इसको लिख सकते हैं log बेस 10 7 माइनस log बेस 10 2। ये देखें EA अपॉन 19.15, ये 0 0 0 0 कैंसिल तो ऊपर ही लिख देते हैं। ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 5 7 35, 3500। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए आगे। इसको डिवाइड कर सकते हैं तो EA अपॉन 19.15 इंटू देखो
2 1 जा 2, 2 के हम 2, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 1750। इधर मान रख देते हैं। log 7 का मान होता है 0.85, 0.85 और log 2 का मान 0.30। ये घटा लिया जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको इसी तरह रख लेते हैं, अभी उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1750 ये आ जाएगा 0.55 EA अपॉन 19.15 इंटू 1750। तो EA का मान क्या आ जाएगा? 0.55 इंटू 19.15 इंटू 1750। तो EA का मान कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो EA का मान 18,429.12 जूल आएगा। तो ये सक्रियण ऊर्जा का मान हमने फॉर्मूले में, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते। ठीक है। अब आपको चाहिए ए का मान, दो चीजें कैलकुलेट करनी थी ना, EA का मान कैलकुलेट करना था और ए का मान भी कैलकुलेट करना था। चलिए ए का मान निकाला जाए। तो देखिए सीधे फॉर्मूले पे आ जाते हैं। log बेस 10K, हमें पता है कि log बेस 10K ये होता है log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो ये A का मान 500 केल्विन पे निकालना है। टेम्परेचर 500 केल्विन रखा जाएगा और 500 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान कितना है? देखिए वेग स्थिरांक का मान है 0.02। तो log बेस 10 2 इंटू 10 टू द पावर -2 log बेस 10A माइनस EA का मान। देखिए EA की जगह इतना पूरा मान रख दें भाई, इतना ना रख के इतना रख दें, 0.55 इंटू 19.15 इंटू 1750 और अपॉन 2.303 R का मान 8.314 इंटू 500 केल्विन। ये देखिए ये और 19.15 कट जाएगा क्योंकि वही चीज तो है। तो इसको देखिए यहां पे log 2 आएगा और ये -2 आएगा। तो -2 में से ये इंटू है ना भाई, 2 इंटू 0.02 था ना, तो 2 ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 टू द पावर -2 log बेस 10A। यहां पे देखिए क्या क्या बच रहा है, ये एक 0 कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 पच्चम 25, तो नीचे वाले सब कट गए, 10 बचा सिर्फ। तो 0.55 इंटू 3.5, ये log 2 की वैल्यू 0.3 और ये -2, तो 0.3 में -2 में 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1.7 इक्वल्स टू log बेस 10A। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो 1.93 आएगा। तो log बेस 10A की वैल्यू आ जाएगी 1.93 को उधर ले जाएंगे तो 1.93 प्लस में हो जाएगा -1.70, तो 0.23 ये वैल्यू आ जाएगी। और 0.23 का अगर A की वैल्यू निकालनी है तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग में यहां पे क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है,
0.23 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया है 1.6, तो 1.6 इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू 1.6 आ जाएगी। आ गया बात समझ में? तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा लॉग का मैटर है उसमें, जो भी अगर आजकल लॉग टेबल नहीं देता है ना, सीधे वैल्यू दे देता है, तो आप पूरा लास्ट तक सॉल्व करें और लास्ट वाली की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे देखिए यहां वाला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखें। 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक 1.6 10⁻⁻5 पर सेकेंड है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा भी दिया है 209 किलो जूल प्रति मोल है। तो 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान निकालना है। मतलब ये जो वैल्यूज दे रखा है, एक वेग स्थिरांक आपको ये दिया है, तो ये 600 केल्विन पर है, आपको 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक का मान निकालना है। यानी कि K1 का मान आपको दिया है 1.6 × 10⁻⁻5, K2 का मान आपको फाइंड करना है, T1 का मान 600 केल्विन है और T2 का मान 700 केल्विन है। इसमें सक्रियण ऊर्जा भी दे रखी है 209 × 10⁻³ जूल प्रति मोल। ठीक, तो केवल K2 ही अननोन बचा। K2 की फॉर्मूले में K2 का मान रख लीजिए, log base 10 K2 upon K1 equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर ली जाए। K2 आपको फाइंड करना है, तो K2 को K2 ही रहने दीजिए। और ये दिया है 1.6 10⁻⁻5, तो 16 × 10⁻⁻6 कर लें। EA की वैल्यू आपको दिया है 209 × 10⁻³ 303 8.314। ये देखिए, ये 700 माइनस 600 गुणे 700, इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को, log base 10 K2 ये आपको फाइंड करना है, माइनस, अब ये ब्रैकेट के अंदर लिख लें log base 10 16 प्लस log base 10 10⁻⁻6। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 209 × 10⁻³ और ये मल्टीप्लाई करके मैंने कितना बताया 19.15 आता है। और ये ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 7 छंग 42, 4 0, 2 0 काट लीजिए, ठीक है, और 2 0 और काट दीजिए, तो ये यहां 10 बचेगा। यहां पे देखें, log base 10 K2 माइनस 16 मतलब 2 की पावर 4 यानी 4 log 2। 4 log 2 का मतलब 4 log 2 का मतलब 0.3 और ये -6, ये 2090 यहां से बचा और नीचे बचा 19.15 × 42। ठीक है, यहां पे ये आ जाएगा 1.2, ये घटा लेंगे इसमें से तो 4.8 आएगा। तो log base 10 K2 की वैल्यू माइनस यहां से 4.8 इक्वल्स टू 2090 अपॉन 19.15 × 42। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें। ये पूरा सॉल्व करेंगे आप तो log base 10 K2 माइनस 4.8, ठीक है, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप तो 2.6 आएगा। सॉरी, ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये आएगा 2.6।
4.8 को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा, तो log बेस 10 K2 की वैल्यू हो जाएगी 2.6 माइनस 4.8। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.2। तो log बेस 10 K2 की वैल्यू माइनस 2.2। अब K2 चाहिए आपको, तो K2 चाहिए तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग 2.2 को 2 बार 0.2 लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है एंटी लॉग, इसको देखिए माइनस 2 माइनस 0.2 प्लस 1 और माइनस 1, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया, तो एंटी लॉग 3 बार और 1 में से 0.2 घटाइए 0.8 आएगा। ये 3 बार जो होता है ये 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाता है। और 0.8 देखिए क्वेश्चन में 0.8 की एंटी लॉग 0.8 की वैल्यू 6.36 दिया है, तो यहां पे 6.36 हो जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन है बस बेसिकली, और कुछ खास नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। एक अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नलिखित समीकरण के अनुसार होता है, तो EA की गणना करो। वेग स्थिरांक इक्वल्स टू 4.5 10⁻11 पर सेकेंड, ए का मान दिया है e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन अपॉन टी। तो देखिए वेग स्थिरांक का मान जो होता है ए e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। इससे इसको कंपेयर करें तो माइनस EA अपॉन RT का मान माइनस 28,000 अपॉन टी है। तो देखिए क्या क्या चीज, तो टी से टी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो EA अपॉन R का मान 28,000 आएगा। तो EA का मान आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, 28,000 अपॉन इंटू 8.314। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.32 10 टू द पावर 5, 2.32 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें बिल्कुल आसान तरीका था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन मुश्किल सवाल नहीं था। अब ये हो गया हमारा सक्रियण ऊर्जा का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया था बीच में, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीधे ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्लोप की वैल्यू दे दिया जाएगा और एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली जाएगी। तो स्लोप कितना है, स्लोप का मतलब कि m की वैल्यू, स्लोप का मतलब ग्राफ का स्लोप m क्या प्रदर्शित करता है, ग्राफ के स्लोप को प्रदर्शित करता है, ग्राफ के ढाल को प्रदर्शित करता है। तो और इसका जो थीटा के फॉर्म में जो वैल्यू होती है वो होती tan थीटा। ये जो है ये वैल्यू tan थीटा भी कैलकुलेट किया, और थीटा का मान ये देखिए ग्राफ से इधर राइट साइड में जो एंगल खींचा जाएगा है ना, ये थीटा है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होगा तभी नेगेटिव स्लोप होगा। अगर 90 डिग्री से कम होगा तो tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा और ग्राफ जो है आपका यहां कहीं से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है ना। और इसमें अगर स्लोप की वैल्यू दे दिया गया है तो स्लोप की वैल्यू देने का मतलब कि माइनस EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू दिया है, तो जितना जैसे मान लो -2 दिया है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो EA की वैल्यू क्या हुआ 2.303 R को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका है, बस आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर सब कुछ पता है तो बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाता है। और कैलकुलेशन इस टॉपिक में थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जरूर होता है क्योंकि T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 का ही कैलकुलेशन काफी बड़ा हो जाता है।
है ना, क्योंकि टेम्परेचर 100 से ऊपर ही, 100 केल्विन से ऊपर ही होता है। और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही होगा। हालांकि अभिक्रिया की कोटि से यहाँ कोई मतलब हमको नहीं है, हमें सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होता है। आपसे एक्टिवेशन एनर्जी ही ज्यादातर पूछता है, और कभी कभी फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी पूछ लेता है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो दिया था, पहला क्वेश्चन जो कराया था, उस पे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। क्लियर? तो आशा है सबको समझ में आई होगी मेरी बात। आज की क्लास में इतना ही, फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना। और जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे हैं, वो आपको न्यूमेरिकल नंबर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, अभिक्रिया के प्रकार, है ना, और अभिक्रिया की आणविकता, ये समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि आणविकता किस प्रकार से अभिक्रिया की कोटि से अलग है और दोनों में क्या खास अंतर है। तो आज के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखें, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।